हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनबोरिंग एकेडमी में स्वागत है। और काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। और यूपी पुलिस का पहले मैं बैच पढ़ा रहा था रीजनिंग का, और उसमें भी पॉलिटी का बहुत बड़ा सेक्शन है। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा सेक्शन है। तो ये जो लेक्चर पूरा मैं ले लूँगा, ये पूरी सीरीज़ बनेगी, ये इंडियन पॉलिटी के ऊपर चैप्टर वाइज आपका नोट्स बनते जाएंगे, मिलते जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा मेरी रीजनिंग की सीरीज़ कि पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर मेरी रीजनिंग की सीरीज आपने किया होगा तो मेरे ख्याल से यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी सवाल आपका फंसता नहीं। मतलब जैसे मैं बार बार किसी चीज़ को कह रहा था कि फर्जी सवाल मैंने नहीं उठाए हैं, सिर्फ जो एग्जाम में सवाल आते हैं वही मैंने उठाए हुए हैं और उसी का मैं विश्लेषण और वही काम कर रहा हूँ। तो उसके अलावा जो है बाहर से नहीं आया। ये पॉलिटी का जो सीरीज में बना रहा हूँ इसका भी मेरा पीछे करने के पीछे ये उद्देश्य है कि जो भी आपको कराऊंगा वो बेहतर से कराऊंगा, उसमें कोई शक शोभा संशय नहीं रहने वाला है। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी, ये थ्योरीज रहेंगी इसमें। ठीक है, इसमें थ्योरी रहने वाली है। और 2 मिनट में और लूँगा आपका। जो एक्चुअली यूपी पुलिस का हिसाब किताब चल रहा है, बच्चे लोग जो है सड़क पे उतरे हुए हैं री एग्जामिनेशन के लिए। मेरा उनको यही संदेश है, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको यही छोटा सा संदेश है कि देखिए, इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। हर बार आपका परिश्रम जो है सफलता में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो परिश्रम आपने किया वो डूब गया, उससे आपको क्या अनुभव मिला। और अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती हैं, हर बार एग्जाम नए से नए 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 कोई ना कोई एग्जाम होता जाता है। एक ही चीज़ के पीछे बहुत ढेर सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है और कर रहे हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट करने की बात नहीं है। अगर यकीन मानिए, मैं मेरे घर का कोई छोटा भाई होता है, उसको अगर कोई सलाह देनी होती इस एग्जाम के बारे में, तो मैं उसको ये सलाह देता, बेटा तुम कॉपी किताब लेके बैठ जाओ और अगले एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दो। ठीक है, सड़कों पे उतर के ये सब करके आप मतलब आप अभ्यर्थी हो, आप विद्यार्थी हो, आप आंदोलनकारी नहीं हो, आप जो है दंगे फसाद करने वाले नहीं हो। और जिस तरीके से सरकार का रवैया चल रहा है चीज़ों को लेके, मेरी आपको यही सलाह है कि बेटर है कि आप खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि सरकार के पावर को चैलेंज कीजिए फॉर राइट नाउ। ठीक है, तो छोटी सी सलाह ये थी। इसके आगे मैं अपना पॉलिटिकल लेक्चर शुरू करता हूँ। यूपीएसएससी जीडी में ये आता है, और बहुत ढेर सारे ऐसे एग्जाम हैं, जहां पे ये चीज़ें आपको थोड़ा सा, ये सिस्टम मेरे ख्याल से हैंग हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे। देखो, नेट के माध्यम से पढ़ाने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि साला पहले आप पढ़ो, आपके पास नॉलेज हो, उसके बाद आपके औजार भी सही काम करे। बिना औजार के सही काम किए तो आदमी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेबी स्टेप के साथ हम लोग चलेंगे। संविधान को बिल्कुल बुनियाद से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे, और मैं बिल्कुल व्यवहारिकता के साथ आपको एग्जाम्पल देते देते आपको पढ़ाऊंगा और पॉलिटी का सारा डर आपके मन से खत्म कर दूंगा। और यकीन मानिए, ये सीरीज देखने के बाद आपको कोई और चीज देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे बाहर कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। इस चीज का विशेष तौर के ऊपर ध्यान रखा गया है सारी पीपीटी को बनाते वक्त। ठीक है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। देखो, ठीक है, ये सब शुरुआत में लिखा जाता है, इसलिए हमने भी लिख दिया। इस तरीके के चैप्टर का कोई मतलब, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 1600 ईस्वी से क्यों प्रारंभ होता है भैया? आप तो कह सकते हो कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1950 को मनाया जाता है, तो हम लोग सन 1600 तक क्यों पीछे जा रहे हैं? देखिए, सन 1600 तक पीछे इसलिए जाने का रीजन है क्योंकि जो भी आज की हमारी संविधान की जो लेगेसी है ना, उसके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत की बहुत बड़ी छाप है, बहुत बड़ी छाप है अंग्रेजी हुकूमत की। और जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने जो 200 साल का उनका शासनकाल रहा है, एक तरीके से आप कहिए 1757 में जो लड़ाई हुई और फिर 1764 में जो लड़ाई हुई, और उसके बाद से उनका जो है गवर्नर जनरल और ये रेगुलेटिंग एक्ट ये सब बनना चालू हो गया। तो उसका हमारे, और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ब्रिटिश सरकार का, उसका एक बहुत बड़ी छाप हमारे संविधान के ऊपर पड़ी है, बहुत बड़ी छाप। जैसे क्या है, उसकी एक लिगेसी है, विशेषता है, अंग्रेजों की लिगेसी, अंग्रेजों की विशेषता का संविधान का हमारे संविधान के ऊपर बहुत बड़ा असर है। और अंग्रेजों का जो शासनकाल है हमारे देश में, एक तरीके से उनकी शुरुआत जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सन 1600 ईस्वी में हो गई थी। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा संविधान है उसको पढ़ने के लिए हमको 1950 या 1947 से नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको सन 1600 से आपको विश्लेषण करना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट
और तमाम उसके बाद जो एक्ट आए उसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। 1909 में क्या एक्ट डिवीजन हुआ, 1919 में क्या एक्ट आया, उसके ऊपर आपको जब आप वो चीज समझ जाएंगे तो आपको भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा और जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि बाबा अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे ना, बहुत जानकार, बहुत बहुत ही समझदार इंसान थे, तो उनको ये चीज पता था कि हमारा समाज किस चीज के लिए तड़प रहा है, हमारे समाज को क्या चीज चाहिए, कौन सी बीमारियां हमारे समाज को लगी हुई हैं, उसका इलाज उन्होंने संविधान में दिया है। तो पहले आप बीमारियों को समझिएगा, फिर उसके इलाज की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। इसी वर्ष इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो सबसे पहले फिर हम लोग ने शुरुआत किया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी ये क्यों आया? क्योंकि आप देखो जो 1764 की जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह हुआ था, जिसमें तीनों नवाब को हरा दिया गया था, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। तो ये जो इनके जो अथॉरिटीज है, जो एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए, सौदा करने के लिए, लेकिन अब उसके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ गया, क्योंकि राजा को मार भगाया, राजा को मार दिया, उसके साथ ट्रीटी कर ली, उसके अंदर की चीजें जो है अपने अंदर जो है अथॉरिटी ले लिया। तो जब अथॉरिटी आती है तो अथॉरिटीज के साथ रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, तो बिना रूल्स रेगुलेशंस के आप अथॉरिटी को ऑपरेशनलाइज, उसको फंक्शन नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे सामने आया। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई है। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये उच्च न्यायालय जो है ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात होगी 1935 में, 1935 का जो एक्ट आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात होगी, और 1919 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बात होगी। अभी हम सिर्फ उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो हाई कोर्ट है वो क्रोनोलॉजिकली पुरानी है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कब की बात है? 1774 की बात है। उसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे सामने आता है जिसको कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट को एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ था। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन ये होता है कि जैसे क्या है कि जैसे पहले कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हेडक्वार्टर था, कहाँ पे था? ब्रिटेन में था। ठीक है, लंदन में, ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन देश का नाम है, और लंदन वहाँ पे एक शहर का नाम है, जैसे कि भारत में दिल्ली एक शहर का नाम है। तो लंदन में एक हेडक्वार्टर इनका था। वहाँ पे क्या है, एक ही कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल भी कर रही है, प्रशासनिक काम भी कर रही है और बिजनेस भी कर रही है, लेकिन ये चीज सही नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग कर दो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दो बॉडीज का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बीओसी और सीओडी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था, रूल, नियम, पुलिस, व्यवस्था, शासन, ये काम था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का काम क्या था? बिजनेस चलाना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था बिजनेस चलाना। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हो गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसमें जो है दो बॉडीज का गठन हो गया था। दोनों बॉडीज अलग अलग थी उस कंपनी के अंदर। लंदन की बात कर रहा हूं मैं, फिर से मैं बता दूं, भारत के अंदर कोई बात नहीं हो रही है। पिट्स इंडिया एक्ट का जो द्वैध शासन का मामला था वो लंदन का मामला था, यहां का मामला नहीं था। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहां बनाए गए थे, भारत में नहीं। भारत में कोई फर्क नहीं आया था, क्योंकि भारत में तो अभी भी चैलेंजेस को झेल रहे थे, घेर रहे थे। मराठास थे, ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत ढेर सारे और लोग थे और राजा महाराजा थे जिनको जीतना अभी इनके लिए बाकी था। अगले चलते हैं। 1813
का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या बढ़ाया गया था? 20 वर्षों के लिए 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसने क्या बढ़ाया था? मोनोपोली बढ़ाई थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। ठीक है, 1813 का जो चार्टर नियम था उसने क्या बढ़ा दिया था? मोनोपोली बढ़ा दी थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार को बहुत ज्यादा इसने बढ़ा दिया था। एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। क्या मतलब है कि कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा लंदन में स्टैब्लिश नहीं की जा सकती है जो भारत के साथ ट्रेड करे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। जैसे कि इसको इस तरीके समझिए कि सारे भारत की सारी कंपनियां बंद कर दी जाए, सिर्फ टाटा मोटर्स को रखा जाए कि सिर्फ टाटा मोटर्स की मोनोपोली है गाड़ी बनाने की और सेल करने की। इसको मोनोपोली कहते हैं, इसको एक अधिकार कहते हैं। जैसे कि कहिए कि कल आप चले जाइए और कहिए कि हमको जो है AK-47 बंदूक बनाने का फैक्ट्री लगानी है सरकार के पास में, तो सरकार कहेगी नहीं भैया, हथियार बनाने की मोनोपोली हमारे पास में, हमारे पास एकाधिकार है, आप जो है इसको नहीं बना सकते हैं। इसको कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली ऑफ बिजनेस, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो मोनोपोली ऑफ बिजनेस और मोनोपोली ऑफ ट्रेड को 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसने 20 साल के लिए बढ़ा दिया। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया। 1833 का चार्टर अधिनियम आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है काल था। देखिए, जब भी इतिहास में कुछ ना कुछ नया विकास हो रहा था भारत के प्रशासनिक इतिहास में, जैसे कि अंग्रेज जैसे जैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जीतते जा रहे थे, वैसे वैसे नियम कानून नए नए बनते जा रहे थे। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसका बैकग्राउंड आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के तमाम प्रदेशों पे कब्जा कर लिया था और मराठास को बिल्कुल ही पस्त कर दिया था। और ये सबसे बड़े शासक बन के उस टाइम पे उभर आए थे। लॉर्ड विलियम बेनेटिक को उस टाइम पे गवर्नर जनरल को घोषित कर दिया गया था भारत का। पहले क्या था? गवर्नर जनरल एक प्रांत का होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के बाद में लॉर्ड विलियम बेनेटिक को गवर्नर जनरल बना दिया गया पूरे भारत का। क्यों? क्योंकि इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर अपना शासन, अपना अधिकार, अपनी सत्ता को जमा लिया था और बाकी तमाम राजा महाराजाओं को इन्होंने मार के उनको पस्त कर दिया था, या तो उनको अपने साथ ले लिया था, या तो उनको पंगु बना दिया था, या तो उनको पेंशन पे भेज दिया था। ठीक है, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं करके इन्होंने तमाम राजाओं को खत्म कर दिया था। 1858 में एक नया एक्ट आता है जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम का क्या मतलब है और इसका बैकग्राउंड क्या है आप याद कीजिएगा। इतिहास देखो, इतिहास और राजनीति देखो साथ साथ चलती है। अगर आपको राजनीति समझना है तो आपको इतिहास को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1858 से पहले क्या था? 1857 था और 1857 में क्या हुआ था? क्रांति की गई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसमें मंगल पांडे जो है मुख्य हीरो था और सभी जो है सिपाहियों ने भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ क्रांति कर दिया था। और उसके बाद बहादुर शाह जफर के पास ये लोग चले गए थे कि भाई आप हमारे आंदोलन की अगुवाई कीजिए, जिसमें बेगम हजरत महल, टांटिया टोपे और तमाम जो है राजा कुंवर सिंह जो है बिहार से थे, तो तमाम बड़े लोगों ने शिरकत किया था। लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया था। अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत ही मजबूती के साथ उस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप जैसे क्या है, इतिहास में कुछ होगा तो राजनीति में भी कुछ होगा। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसमें क्या चेंज किया गया कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
को ख़त्म कर दिया गया था और जो भी भारत का शासन था, भारत की साज सज्जा थी, भारत का पूरा सत्ता था, शासन था, वो अब महारानी के, क्वीन विक्टोरिया के अंडर में चला गया था। ये कोई कंपनी नहीं चला रही थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिम्बाब्वे को टाटा मोटर्स चलाने लगे और उसके बाद टाटा मोटर्स को ख़त्म करके प्रधानमंत्री टाटा जो है जिम्बाब्वे का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए, सच्चाई ये नहीं है, ठीक है। भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। क्या मतलब है इसका? कि वहां पे जो क्राउन था, जैसे यहाँ पे एक मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मिनिस्टर बैठता है, ठीक है, और कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें हर विभाग का एक मंत्री होता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है तो एजुकेशन के बारे में आप उससे पूछ सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है तो हेल्थ के बारे में उससे पूछ सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर के नीचे उसका सचिव होता है। इसी तरीके से एक व्यवस्था बनाई गई कि ब्रिटेन में हमारे पूरे भारत को एक प्रभार बना दिया गया, एक मंत्रालय बना दिया गया और एक सचिव हमारे ऊपर एक निर्धारित कर दिया गया। और वो सचिव कहाँ बैठता था? ब्रिटेन, लंदन में बैठता था। और वो अगर रानी को कोई भी सवाल जवाब करना है भारत से संबंधित कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ भारत में, तो वो उस सचिव से करती थी। यानी कि पूरे भारत को का जो मुखिया था वो सचिव हुआ करता था। जैसे आप पढ़िएगा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले रिफॉर्म। तो इसमें एक जो है गवर्नर जनरल होता था, वाइसरॉय होता था, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पूरे भारत का, इस सचिव को पूरे भारत का उत्तरदायी बना दिया गया कि रानी को अगर कुछ पूछना पाछना है भारत के बारे में तो वो उससे पूछ सकती है। और भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो उससे पूछ सकता है। इसका ये मतलब है कि पूरा का पूरा भारत ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया। ब्रिटिश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस सचिव से कोई भी सवाल भारत संबंधित कर सकता था। आप सोचिए कितनी बेइज्जती की बात है कि आप भारत में बैठे हुए हैं और आपकी राजनीति चल रही है कहाँ से? ब्रिटेन से। आपको कितने फंड मिलेंगे, आपकी शिक्षा के लिए कितने फंड आएंगे, आपके रोड के लिए कितने फंड आएंगे, रेलवे बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारा डिसाइड कहाँ हो रहा है? ये सारा डिसाइड हो रहा है उतने दूर। ये सारा चीजें डिसाइड कहाँ हो रही है? ब्रिटेन में डिसाइड हो रही है। और कौन डिसाइड कर रहा है? सचिव डिसाइड कर रहा है और वहां के नेता मंत्री डिसाइड कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक चीज था। और इतना बड़ा देश भारत, एक महान सोने की चिड़िया, लेकिन ये सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने पिंजरे में कैद कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया गया, ठीक है। तो वाइसरॉय के नाम से अब जो है, या भारत का जो मुखिया था ब्रिटिश प्रशासन का, उसका नाम हो गया, अब गवर्नर जनरल के नाम से उसको संबोधित नहीं किया जाता था, उसको वाइसरॉय के नाम से संबोधित किया जाता था। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसरॉय बने। देखो सवाल यही आएगा कि कौन जो है अंतिम गवर्नर जनरल था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वाइसरॉय कौन था? प्रथम वाइसरॉय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1861 का भारत परिषदीय अधिनियम, 1861 में भी भारत के जो है संविधान में कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश, अध्यादेश का अंग्रेजी का ट्रांसलेशन होता है ऑर्डिनेंस। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं जो इतिहास है और जो राजनीति है वो साथ साथ चलते हैं। जो भारतीय इतिहास में, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 123 है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 1861 से हुई थी। 1861 के अधिनियम में यह था कि गवर्नर जनरल चाहे, अगर उसकी इच्छा आ रही है, उसको मन कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसका ये कह देगा भैया कल से ऐसा है कि सबको 4 बजे उठना है, और एक ऑर्डिनेंस उसके पन्ने पे लिखा और वो पास कर दिया, और वो ऑर्डिनेंस ही कानून है। जवाबदेही कहीं कुछ नहीं है। जैसे आज के टाइम पे है ना कि भैया बहस होती है संसद में और कानून बनता है और उसको फिर पास किया जाता है, प्रेसिडेंट की मुहर लगती है, फिर नोटिफिकेशन होता है, गजेट होता है, उसके बाद अधिकारी उसके अंडर के रूल्स बनाते हैं, फिर इंप्लीमेंट होता है। कुछ नहीं था ऐसा।
गवर्नर जनरल साहब ने, वाइसरॉय साहब ने बोला कि ऐसा है, कल से सुबह सबको 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठना है। ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद की मनोनीत किया। ठीक है, विधान परिषद का गठन हो गया था। विधान परिषद का गठन क्या था? विधान परिषद में 3 लोग थे, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। इनकी मदद से, इनकी सहायता से, इनकी सूझबूझ से जो ये लॉर्ड कैनिंग साहब हैं या जो वाइसरॉय साहब हैं, ये अध्यादेश बनाते थे और अध्यादेश पास करते थे। यानी आप देखिए धीरे धीरे भारतीय संविधान का ढांचा ना इवॉल्व कर रहा है। जो सबसे पहली संसद के जो सदस्य आप कह लीजिए थे, वो ये 3 लोग थे। जो संसद आज के टाइम पे 500 कुछ लोगों की है, उसके जो सबसे पहले सदस्य थे वो ये लोग थे। और किसके और जो राष्ट्रपति के नाम पे है, वो राष्ट्रपति जो सबसे मुखिया है, वो वाइसरॉय हुआ करता था। अब ये लोग जो है इनको सलाह देते थे कि भैया आप इस तरीके का ऑर्डिनेंस पास कीजिए, इस तरीके की चीज़ें आप अपने जो है संविधान में या नियम कानून में इसको पारित कीजिए, इस तरीके की चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी। फिर 1892 ईस्वी का भारतीय परिषदीय अधिनियम पास हुआ। इसमें क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्याशित चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। एक्चुअली क्या हुआ था? 1892 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ के जो सिर्फ 3 लोग थे, इनको बढ़ा दिया गया था और लोगों को मनोनीत किया गया था ताकि वो लोग पार्टिसिपेट कर सके चुनाव में, इलेक्शन में। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में भी, अब देखिए 1909 की बात हो रही है, तो 1909 को अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो 1909 से पहले क्या हुआ था? 1909 से पहले 1905 हुआ था। 1905, मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति पढ़ने के साथ इतिहास का जानकार होना जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास चल रहा है उसी के अनुसार राजनीति चलती है, नियम कानून बनते हैं। 1909 से पहले क्या हुआ था? 1905 हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि सबकी मांग थी ये, सब लोगों की मांग थी ये कि हमको जो है चीज़ों को जो है जो डिवीज़न हो रहा था बंगाल का, वो गलत हुआ है, उसको मत किया जाए। लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो जो आज भारत का हिस्सा है, जो ईस्ट बंगाल था वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा बना और उसके बाद बांग्लादेश का हिस्सा बना। यानी कि जो बांग्लादेश का जो जनक है, जो पिता है, आज कह लीजिए अगर आज के टाइम पे, तो कहने को तो शेख मुजीबुर रहमान है, लेकिन सच्चा पिता कौन है? सच्चा पिता लॉर्ड कर्जन है। 1905 में जिसने विभाजन कर दिया, किस बेस के ऊपर विभाजन किया था? हिंदू मुसलमान के बेस पे विभाजन किया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है पश्चिम बंगाल में जो है कम है, हिंदू ज़्यादा है, तो बंगाल को 2 पार्ट में बांट दो, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ईस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश जो है बन के आगे एक नया देश बन गया भविष्य में। ठीक है, तो उसके बाद कोई अगर जो अधिनियम आया, वो आया था 1909 का अधिनियम, भारतीय अधिनियम, जिसका नाम था मौर्य और मिंटो सुधार। अब ये कह रहे हैं सुधार, लेकिन सुधार नहीं था, वो था विनाश। ठीक है, तो जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो अंग्रेजों को कहते हैं कि अंग्रेजों ने शासन सत्ता चलाने के लिए बांटो और राज करो की जो नीति है, उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण, और जो आज के टाइम पे सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत जो है हिंदू प्रधान देश है और पाकिस्तान एक मुस्लिम प्रधान देश है, उसका जो जड़ था, वो जड़ जो था वो ये था 1909 का भारतीय परिषदीय अधिनियम मौर्य मिंटो सुधार। इससे पहले कोई भी ऐसा अधिनियम नहीं आया था पूरे भारत के इतिहास में जिसने हिंदू और मुसलमान को इस तरीके से, इतने बुरी तरीके से बांट दिया हो जिस तरीके से इस सुधार ने बांटा था। क्या था? पहली बार मुसलमान समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे जिनके विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें जो है
जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में विधायक या एमपी खड़े होते हैं, तो ये कहते हैं कि भाई सारे क्षेत्रवासी हमको वोट दें। अब उसमें विधायक जी सोचो ये कहने लगे सारे हिंदूवासी हमको वोट दें, और सिर्फ हिंदू ही हमको वोट दे सकते हैं। और एक और विधायक जी खड़े हो जाए, विधायक जी पार्ट 2, और वो कहें कि सारे मुसलमान भाई हमको वोट दें क्योंकि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सोचिए कि आपके घर के आस पड़ोस में आप एक समाज के हैं, आपका भाई जो पड़ोसी है दूसरे समाज का है, तो वो उसका प्रतिनिधित्व अलग का हो रहा है, इसका प्रतिनिधित्व अलग हो रहा है। अब मान लीजिए चुनाव हो गया, एक क्षेत्र से 2 विधायक बन के चले गए, एक विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ से सड़क बने और दूसरा कह रहा है कि यहाँ से सड़क ना बने, कैसे काम चलेगा? डिवीजन होना तय है, निश्चित डिवीजन होगा। वो समझिए इतना बड़ा डिस्कॉर्ड का इन्होंने बीज बो दिया था जिससे सिर्फ विनाश हो सकता था और कोई उसका उत्पत्ति, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनकी बनी थी उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वाइसरॉय के कार्य के पहले भारतीय सदस्य बने थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही बाद में जाके कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव बॉडी की पहली हेड बनी, पहला हेड यहीं से शुरुआत हुआ था। जैसे कह लीजिए आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे, सबसे पहले जो है एग्जीक्यूटिव कार्यकारी पालिका के सबसे पहले सदस्य थे। एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि सबसे पहले भारतीय का नाम बताइए जो वाइसरॉय की कार्यपालिका के सदस्य थे, तो आंसर आप क्या टिक लगाएंगे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और इसमें जो है लॉर्ड मॉल्ले मिंटो में लॉर्ड माल्ले जो थे वो भारत के सचिव थे। सचिव माल्ले, लॉर्ड माल्ले जो थे वो अंग्रेज थे और वो ब्रिटेन में बैठते थे, और मिंटो साहब जो थे वो भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद के जो 2 अधिनियम है वो मैं अगले उसमें बताऊंगा, अगले उसमें मैं पढ़ाऊंगा, और जो है इसको आप देखिए, इस वीडियो को, इसका रिवीजन कीजिएगा, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमारा भी पढ़ाने में मन लगता रहेगा। आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत ही उत्साह बढ़ जाता है, मिल जाता है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अनबोरिंग एकेडमी में। हम लोग दोस्तों जो है ये पॉलिटी का क्लास है, ये लेने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक और क्लास लिया हुआ है, बेसिक्स के बारे में आया हुआ है। आप इससे पहले जाकर मेरी वीडियो सब्सक्राइबर वाले वो जो इनका लिस्ट होता है ना यूट्यूब वालों का, लास्ट में मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको। देखो, वीडियो सीरीज़ को चलाने का टारगेट ये है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उन सारे एग्जाम्स की जो जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है, स्पेशली जो मेरा फोकस है एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल का जो फिर से एग्जाम होने वाला है, या यूपीएसआई की मान लीजिए भविष्य में भर्ती आती है, या कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई सेक्शन है, उसको एक अच्छे तरीके से आसानी से आपको उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लें, उन सारे को एक थ्योरेटिकल अपना जो है ग्रिप मजबूत कर लें, जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए। इससे पहले वाले वीडियो में के जो लेक्चर है उसमें मैंने इवोल्यूशन जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। आज हम 2 एक्ट ऐसे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, 1919 और 1935 का, और उसके बाद जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सफर को। आइए करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूं आपको कि जो 1919 का जो एक्ट था, लॉर्ड 1909 का जो एक्ट था वो लॉर्ड मेयो, ठीक है, मॉल्ले और मिंटो, मॉल्ले मिंटो 2 लोग थे जिसका रिफॉर्म था। तो मॉल्ले और मिंटो, इसमें मॉल्ले कौन थे? जैसे अक्सर आप देखिएगा ना, एक्ट के नाम 2 लोगों के कॉम्बिनेशन में रहते थे। एक आदमी जो होता था वो वाइसरॉय होता था यहाँ पे, और जो दूसरा होता था वो सेक्रेटरी होता था। कहाँ पे? लंदन के अंदर में। मैं पहले आपको इस सारे स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म की बात अगर होती है तो कब हुआ था? 1909 में। अच्छा, बेवकूफ़ी की देखिए, ये लोग कहते थे कि रिफॉर्म है। अरे भैया, रिफॉर्म नहीं है, ये देश का कचरा है। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से तो ये कहते थे कि हमने संविधान में आपके रिफॉर्म कर दिया है। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक चीज़ और बात बता चुका था आपको, मैं फिर से रिपीट कर दूं। हमेशा जो इतिहास है और जो राजनीति है वो परस्पर चलती है, साथ में चलती है। तो अगर कोई भी एक्ट आ रहा है तो उसके बैकग्राउंड में आप देखिएगा कोई ना कोई एक राजनीतिक हलचल जरूर मिलेगी आपको। तो 1919 का जो 1909 का जो एक्ट था, उससे पहले जो है क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट था।
और क्या हुआ था? और था पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, तो ये सारी खींचातनी के बाद जो है 1909 का जो एक्ट आया था, इसकी मेन विशेषता क्या थी 1909 के एक्ट की? 1909 के एक्ट की मेन विशेषता ये थी कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था अलग अलग धर्म के लोगों को। मुसलमान जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा और हिंदू एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। इस तरीके से इन्होंने समाज को और राजनीति को विघटन कर दिया था, बांट दिया था। अगले पे चलते हैं। 1919 का मामला देख लेते हैं। 1919 में भी इन्होंने एक नियम कानून लेके आए। अच्छा, सवाल क्या पूछ सकता है कि मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था? तो आपको पता है आंसर क्या है, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म 1907 में हुआ था। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट या इलेक्टोरेट के अलग अलग तरीके से चुनने का जो अधिनियम था वो किस साल में आया था? वो आया था 1909 में। या जो ये पूछ सकते हैं 1909 में जो अधिनियम आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो आया हमारे समाज में, हमारे समय में, उसका नाम क्या था? 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसका नाम था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, मॉन्टेग्यू और क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो खास बात क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में क्या किया गया? द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है, सवाल क्या पूछेगा? कौन से एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन लगाने की व्यवस्था चालू की गई? तो आपका जवाब क्या होगा? हमारा जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाने की व्यवस्था कब से चालू की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसका नाम क्या था? मॉन्टेग्यू और क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म उसका नाम था। अब द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध शासन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायरकी बोलते हैं। ठीक है, डायरकी का मतलब क्या है? डायरकी का मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और इतिहास के पन्नों में देखना पड़ेगा कि कौन से हिस्टोरिकल रिफॉर्म की वजह से ये जो 1919 का शासन अधिनियम आया था। ठीक है, तो कौन सा था? स्वदेशी मूवमेंट तो हम लोग ने पढ़ लिया इससे पहले। ये कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। एनसीएम जो है बैकग्राउंड था, एनसीएम जो है बैकग्राउंड था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बैकग्राउंड था, जिसके परिवेश में 1919 का अधिनियम आया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? गांधी जी ने चालू किया था। विद्रोह था, विरोध था कि सामाजिक संस्थाओं के साथ हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल करते थे, कैरेट और स्टिक पॉलिसी का यूज करते थे। कैरेट मतलब गाजर, तो वो जो लोग आपके फेवर में आना चाहते हैं उनको आप गाजर दिखाओ और जो आपका विरोध करते हैं उनको आप डंडे से पीट दो। इसका आउटकम क्या था? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल इस तरीके से ये लोग लगाते थे। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक मांग ये थी, लोगों का ये कहना था कि भैया हमको जो है क्या है, शासन में रोल नहीं है हमारा कोई, हमारे जो नेता विधायक मंत्री वगैरह मंत्री वगैरह आप पद देते नहीं हो, अंग्रेजों को ही आप सब रखते हो। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि भाई केंद्र सरकार अलग है, सेंटर, और नीचे क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के शासन को दो पार्ट में बांट दिया। जो अच्छे अच्छे मंत्रालय थे वो अंग्रेज के लिए रिजर्व रख दिए गए, और जो बाकी जो बचे, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इसको क्या कर दिया? इसको अनरिजर्व कर दिया, अनरिजर्व। और इसके अंडर में इसको जो मंत्री इसके बनाए गए, वो बनाए गए अनरिजर्व वाले के इंडियन, भारतीय लोग, और जो रिजर्व वाले के बनाए गए वो अंग्रेज लोग। चालाकी क्या किया कि भैया आप शिक्षा स्वास्थ्य आप संभाल लो
और जो बढ़िया जो बाकी के विभाग हम संभाल लेंगे। भैया शिक्षा विभाग आप सुधार संभाल लो, ठीक है, लेकिन पैसा तो देगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस किसके हाथ में था? फाइनेंस था रिजर्व्ड सब्जेक्ट। बिना पैसे की शिक्षा होती है? नहीं हो सकती है। तो जो फाइनेंस था वो रिजर्व रख दिया गया। तो ये जो द्वैध प्रणाली चालू की गई थी, इसका बैकग्राउंड क्या था? अब आप समझ गए होंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इसका बैकग्राउंड था। और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत जो है ये कानून लेके आई थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करना था। क्या भ्रमित करना? कि भैया स्वास्थ्य मंत्री तो भारतीय ही हैं, उनको तो आपने ही चुना हुआ है, ठीक है। लेकिन वही वाला हाल हो जा रहा है केजरीवाल वाला, जो आज के टाइम में भारत में दिल्ली में है, कि वो बिल भेजता है, सरकार पास ही नहीं करती है। एलजी जो है पास नहीं करता है। एलजी जो है वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वो पैसे को पास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है, प्रस्ताव बना के भेजते थे कि भाई यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना लो, यहाँ पे कॉलेज खोल लो, यहाँ पे जो है इस तरीके की व्यवस्था बना लीजिए, अस्पताल खोल लीजिए, लेकिन इसको ये लोग पास ही नहीं करते थे। तो इसको द्वैध शासन के तरीके जाना गया, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गया। ये याद रखिएगा। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि 1919 में द्वैध शासन का जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ किया गया? स्टेट में किया गया। लेकिन 1935 का जो अधिनियम आया उसके बाद वाला, उसमें इस सिस्टम को अबॉलिश करके इसी सिस्टम को सेंटर के तहत स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले नीचे में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद वाले में ऊपर के लिए स्टार्ट किया गया था। आगे के अधिनियम के इसके देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या था। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, जिसको हम अंग्रेजी में पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से यूपीएससी के बारे में जानते हैं, जिसका काम आईएएस, आईपीएस और तमाम जो है प्रशासनिक सेवाओं का चयन करना एग्जाम के माध्यम से, जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी जो शुरुआत हुई थी 1919 के मॉन्टेग्यू क्लेनसॉन रिफॉर्म से हुई थी। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। इससे पहले क्या था कि जो बजट था वो केंद्र का और राज्य का एक ही होता था, ठीक है। लेकिन इस टाइम के बाद से, जैसे कि आप देखते होंगे अखबार में कि योगी जी का अपना जो अलग बजट आ रहा है, मोदी जी का अपना अलग बजट आ रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सबसे पहले सिर्फ केंद्र में ही बजट का अधिनियम था, राज्य में बजट का अधिनियम नहीं थे। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बारे में अलग अलग कर दिया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया था, जो कि इसी के नियम कानून के तहत इस चीज की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका मेन जो है मुख्य जो है 1919 के जो है मॉन्टेग्यू क्लेनसॉन रिफॉर्म में ये चीजें हुई थी। आगे का देख लेते हैं। इसके बाद एक और शासनिक अधिनियम आया था 1935 का, भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम के बैकग्राउंड में फिर से मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति और इतिहास परस्पर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो 1919 का जो था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, और जो 1935 का जो बैकग्राउंड था वो क्या बैकग्राउंड था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीवी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इतिहास को आप जब पढ़िएगा, पलटिएगा, तो आपको सारी चीजें एक के ऊपर एक बहुत बेहतर तरीके से सतह पे बैठती हुई दिखेंगी, एक दूसरे के अंदर एक सामंजस्य दिखेगा कि कोई नियम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कोई कानून आ रहा है तो भाई क्यों आ रहा है। मोदी जी ने ही आर्टिकल 370 क्यों हटाया, अटल जी क्यों नहीं हटा पाए? सवाल ये भी है। लेकिन इसके लिए आपको जानने के लिए आपको राजनीति समझना पड़ेगा, आपको इतिहास समझना पड़ेगा, तभी इस चीज का आप जवाब दे सकते हैं। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम आया, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी। मैं पहले ही आपको इस चीज के बारे में जिक्र कर चुका हूं, वर्णन कर चुका हूं कि प्रांतों से जो है द्वैध शासन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसी तरीके के सिस्टम को इन्होंने केंद्र में अप्लाई कर दिया था और राज्य में उस सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया था कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट कुछ नहीं होंगे, सारे सब्जेक्ट अनरिजर्व्ड हैं या सारे सब्जेक्ट रिजर्व्ड हैं। रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड वाला जो बदमाशी था इन लोग का, उसको इन लोग ने खत्म कर दिया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार का मतलब क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का मतलब ये है कि और भी जो जातियां थीं, जैसे कि सिख हैं,
उनको भी इन्होंने कहा कि भाई सिख आदमी जो है अपना एक सिख विधायक चुनेगा, क्रिश्चियन आदमी अपना एक क्रिश्चियन विधायक चुनेगा, मुसलमान जिस तरीके से मुसलमान और हिंदू एक हिंदू विधायक को चुनता था। ठीक है, म्यांमार जिसका नाम बर्मा है, बर्मा उस टाइम पे बोलते थे, अंग्रेजी में म्यांमार कहते हैं आज के टाइम पे, उसको भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया था। आपको जान के हैरत होगी कि 1935 तक जो वाइसरॉय था या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठते थे ब्रिटेन में, वो सेम ही थे भारत के लिए भी और म्यांमार के लिए भी। सोचिए इतना चटुंका सा देश था ब्रिटेन, लेकिन इतने बड़े प्रांत के ऊपर इन्होंने अपने नौसेना के माध्यम से और अपनी तेज बुद्धि के माध्यम से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल करके इतने बड़े राज्य पे, इतने बड़े प्रदेश के ऊपर अपना शासन किस तरीके से चलाया। भारत तो खुद में ही एक असीमित शक्ति, एक असीमित जो है क्षेत्र में फैला हुआ है, और उसके साथ साथ म्यांमार भी इन्हीं के अंडर में, इन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम में, जिसका हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, कि स्थापना किसके माध्यम से हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार हुई थी। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। भारत के मिनी संविधान का दर्जा उसको दिया गया है क्योंकि जो भारत का संविधान बाद में बना उसमें भी बहुत ढेर सारी सिमिलरिटीज, बहुत ढेर सारी सीमितताएं, सिमिलरिटीज इसमें आपको देख सकते हैं। तो ये था आज का जो मेन वीडियो है, जिसको आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कैसे कि ओरिजिन कैसे हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी उसका मैंने धीरे धीरे बहुत ही एक डिटेल कोशिश करके आपके सामने चीज़ें रखी हैं। नो डाउट इसमें और भी बहुत कुछ स्कोप है सीखने का, जानने का, बहुत ढेर सारी चीज़ें। ये समझिए कि सिर्फ इन दो जो लेक्चर मैंने लिए हैं, जिसको मैं जोड़ के एक सिंगल वीडियो के तौर पे आपको दे दूंगा, ये समझिए सिर्फ 2 लेक्चर में आप समझिए इसी के ऊपर 20 लेक्चर लिए जा सकते हैं, यकीन मानिए आप। लेकिन उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। इतना क्वेश्चन कर लेंगे, इतने को आप देख लेंगे, आपका काम कोई भी छोटे मोटे एग्जाम, जो वनडे एग्जाम है, छोटे मोटे एग्जाम नहीं कहना नहीं सही रहेगा, जो भी वनडे एग्जाम है, जैसे कि यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया, या इस तरीके के एग्जाम है, आपके आसानी से हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो मेरी पॉलिटी की सीरीज है जो मैं लेके आ रहा हूँ लेक्चर बाय लेक्चर, में आपको बहुत डिटेल में, यकीन मानिए आप विश्वास रखिए कि बहुत ही डिटेल में मैं आपको पॉलिटी पढ़ा के एक निपुण और पारंगत बना दूंगा कि आप जो है कोई भी संविधान का सवाल छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।